वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ, ये टॉपिक बेसिकली कॉस्मॉस यानी यूनिवर्स से रिलेटेड है। और यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स का इख्तिताम किस तरीके से होगा और यूनिवर्स की पैदाइश कैसे हुई थी, ये बेसिकली हमारे आज की इस वीडियो के कह लीजिए सैलिएंट फीचर्स होंगे। जाहिर सी बात है, हमने ये वीडियो जो बनाई है वो तो आपको ये बताने के लिए बताई है कि फाइनली यूनिवर्स का इख्तिताम किस तरीके से होगा। पर बहरहाल यूनिवर्स के इख्तिताम को समझने से पहले आपको यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो है कि यूनिवर्स को कॉस्मॉस भी कहा जाता है, और यूनिवर्स जो है वो कलेक्शन है तमाम मैटर, तमाम एनर्जी, तमाम डार्क मैटर और तमाम डार्क एनर्जी और तमाम एटम्स का। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हैं कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर वो जिसके अंदर ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरों से अट्रैक्ट होता है। एनर्जी आप लोगों को मालूम है, रेडिएशंस आपको पता है, एटम आपको मालूम है। लेकिन इसके अंदर मैंने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया वो क्या इस्तेमाल किया, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। देखिए, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से क्या मुराद है। पहली चीज़ तो डार्क मैटर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी कायनात जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा अपने अंदर रखती है। तो पहली चीज़ तो डार्क मैटर क्या है। डार्क मैटर मैटर की वो किस्म है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज इस वक्त तक है नहीं। आप यूं भी कह सकते हैं कि डार्क मैटर को समझने के लिए अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी तरफ सेंड करेंगे तो वहां से कुछ वापसी आने वाला नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फौरी तौर से आ रहा होगा कि डार्क मैटर के अंदर फिर ब्लैक होल्स भी इसका मतलब है शामिल हैं। तो ऐसा ही है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें ये बात बताता है कि हमारी यूनिवर्स के अंदर जो है या हमारी गैलेक्सीज के अंदर जो है वो डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। हमारी गैलेक्सीज, याद रखिएगा, कुछ गैलेक्सीज को अगर आप उनके सिर्फ जो नोन मैटर आपके पास जिनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कि आपको पता है ये गैलेक्सी है, इसके अंदर कितना मैटर मौजूद है मिसाल के तौर से, तो उस नोन मैटर की वजह से उसका जो बिहेवियर होना चाहिए, बहुत दफ़ा ऐसा है, मेजॉरिटी दफ़ा ऐसा है कि गैलेक्सी का जो बिहेवियर है जो उस नॉन फॉर्म ऑफ मैटर की वजह से होना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि कुछ और ही बिहेवियर होता है। तो इससे ये पता चलता है कि उस गैलेक्सी के अंदर मैटर की कुछ ऐसी फॉर्म भी मौजूद है जो कि हमें पता नहीं है, और वो जो मैटर की फॉर्म उस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, उस मैटर की फॉर्म को जिसकी वजह से उस गैलेक्सी की जो ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज हैं या जो गैलेक्सी का अपना एग्जिस्टेंस का फिनोमिना है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मिसाल मैं उसकी एक इस तरह से दे सकता हूं कि फर्ज करें गैलेक्सी आपके पास है और आपने उस गैलेक्सी की एग्जिस्टेंस उसके अंदर मौजूद मैटर की बुनियाद पर लगाना चाहिए, और आप इस नतीजे पे पहुंचे कि इस मैटर के साथ तो ये गैलेक्सी कायम नहीं रह सकती। लेकिन जब प्रैक्टिकली आपने देखा तो आपने देखा कि वो गैलेक्सी एग्जिस्ट कर रही है। इसका ये मतलब है कि उस गैलेक्सी में उस नॉन फॉर्म ऑफ मैटर की अलावा भी कुछ मैटर की किस्म मौजूद है जो कि उस गैलेक्सी के एग्जिस्टेंस को कायम किए हुए है, अदरवाइज वो गैलेक्सी कायम ही नहीं हो सकती थी। तो उस मैटर की किस्म को हम क्या कहते हैं, डार्क मैटर कहते हैं। और जर्नली इसको बाकायदा एक्सपेरिमेंटेशन से ऑब्जर्व भी किया गया है कि आपने जो है वो एक लाइट को सेंड किया यूनिवर्स के अंदर, अपनी गैलेक्सी के अंदर, और आपने देखा कि एक जगह पर जाकर लाइट जो है वो बेंड हो रही है, और बेंड होने के बाद दोबारा आगे उसी तरह से मूव कर रही है। अब ये जो लाइट बीच में बेंड हुई तो आपने अपेरेंटली आपने जो ऑब्जर्व किया उस जगह को, तो आपने देखा कि वहां तो कोई आपको मटीरियल मिला ही नहीं, कोई मैटर मिला ही नहीं। तो सवाल ये पैदा हुआ, फिर ये लाइट बेंड किसके अराउंड होती हुई गई है। तो वो जो लाइट बेंड होती हुई गई है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड में जो हमारी आंखों को विजिबल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट जो था वो डार्क मैटर था। और इस फिनोमिना को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। वैसे तो जर्नली लेंस का काम होता है लाइट को बेंड कर देना, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर लाइट बेंड हो जाए, और किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, डार्क मैटर की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाती है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि प्रूफ है इस बात का कि हमारी गैलेक्सीज और हमारी कायनात के अंदर डार्क मैटर मौजूद है। एक और बात जो मैंने यहां पर बोली थी वो थी डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी से क्या मुराद है। देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारी ये कायनात ग्रेविटेशनल फोर्सेस के ऊपर चल रही है।
इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट एक और भी कह लीजिए एनर्जी काम कर रही है, और उस एनर्जी को कहा जाता है डार्क एनर्जी। असल में जो हमारी कायनात का नसीब है वो डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो या फिर ये जो डार्क एनर्जी है, इन दोनों में से कौन जीतता है। तो हमारी जो यूनिवर्स का फेट है वो इसी बात पे डिपेंड कर रहा है। बहरहाल ये तो मैंने आपको थोड़ा सा वेयर अबाउट दे दिया कि हमारी कायनात के अंदर क्या है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ अपनी कायनात की क्रिएशन की, इस यूनिवर्स की क्रिएशन की। देखिए यूनिवर्स की क्रिएशन के ऊपर जो है वो दो थ्योरीज थी। पहली थ्योरी तो स्टैटिक यूनिवर्स की थ्योरी है जो कि बिल्कुल गलत है, और दूसरी जो थ्योरी है वो फिर बिग बैंग थ्योरी है, जिसको हबल की ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिलती है, तकवीयत भी मिलती है, और हबल की ऑब्जर्वेशंस उस बात को सपोर्ट भी करती हैं। तो पहली चीज तो है कि स्टैटिक यूनिवर्स क्या है। स्टैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट चूंकि गलत है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स जैसी थी शुरू से लेकर आखिर तक यूनिवर्स एक ही जैसी रही है, जबकि जो हबल की ऑब्जर्वेशंस थी, हबल की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इस यूनिवर्स की तख्लीक हुई है फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी, एक सिंगल पॉइंट से तख्लीक हुई, और वहां से यूनिवर्स फैलते 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 आज बहुत हद तक फैल चुकी है। यूनिवर्स की जो लाइफ एस्टिमेट करी जाती है वो 13.8 बिलियन ईयर्स है, यानी तकरीबन 13.8 अरब साल। इतनी जो है वो यूनिवर्स की लाइफ जो है, यानी कह लें कि आपकी यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स जो है वो क्या है, पुरानी है। लेकिन अगर आप अपनी यूनिवर्स की एक्सपेंशन को देखेंगे तो यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन है, या आप ये कह लीजिए कि अगर यूनिवर्स को एक सर्कल या स्फीयर मान लिया जाए तो उसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 90s में पहुंच जाता है बिलियन लाइट ईयर्स में। इसका मतलब है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुई है। तो कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको झटके से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये बात बिग बैंग थ्योरी में भी इसी तरह से ही है, और इस थ्योरी को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया वो किसने किया, हबल की ऑब्जर्वेशंस ने किया। बहरहाल मैं आगे चलता हूं। तो मैंने आपको बीबीटी के बारे में बताया, हबल की ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया। हबल की ऑब्जर्वेशन ये थी कि कायनात एक्सपैंड कर रही है, ये कायनात फैल रही है, और ज्यादातर जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि कायनात जो है वो एक्सपैंड कर रही है, ज्यादातर सारे ही मानते हैं तकरीबन। और इस कायनात के एक्सपैंड करने के वजह बहुत सारी हैं। पहली वजह कि जो डिस्टेंसेस हैं गैलेक्सीज के दरमियान ऑब्जर्व हुए हैं कि इनमें क्या होता जा रहा है, इजाफा होता चला आ रहा है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है रेड शिफ्ट ऑफ द स्टार्स। अब रेड शिफ्टिंग से क्या मुराद है? रेड शिफ्टिंग से मुराद ये है, एक सिंपल सा फिनोमेना फिजिक्स में आप पढ़ते हैं जिसको कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट ये होता है कि आपकी जब सोर्स और जो ऑब्जर्वर होता है उसके दरमियान में जब मूवमेंट होती है तो उसकी मूवमेंट की वजह से, खासतौर से जब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हो, जैसे एम्बुलेंस आपसे दूर जाएगी, तो एम्बुलेंस जब आपसे दूर जा रही होगी, साउंड वेव के एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, एम्बुलेंस आपसे दूर जाएगी तो आपको एम्बुलेंस की जो आवाज होगी, जो सायरन होगा, उसकी चुभन यानी फ्रीक्वेंसी घटती भी महसूस होगी और वेवलेंथ बढ़ती भी महसूस होगी। ऐसे ही होगा। एम्बुलेंस आपके करीब आएगी तो आपको चुभन ज्यादा महसूस होगी सायरन की। एम्बुलेंस आपसे दूर जाएगी, एम्बुलेंस भी दूर जा रही है, आप भी दूर जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपको एम्बुलेंस की जो साउंड है, उसका जो सायरन है, उसकी फ्रीक्वेंसी घटती भी महसूस होगी और वेवलेंथ बढ़ती भी महसूस होगी। तो यही मामला देखा गया है स्टार्स की उस लाइट में। जैसे एक सितारा है, वो उससे लाइट हमारे पास पहुंच रही है, और एक हमारा स्टैंडर्ड सितारा कौन है, सन, और सन से हमारे पास लाइट पहुंच रही है। तो सन से जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है और जो उस डिस्टेंट स्टार से मेरे पास लाइट पहुंच रही है, उसके अंदर मुझे वेवलेंथ में, उसकी वेवलेंथ में मुझे इंक्रीज मिल रहा है स्टार से जो लाइट रिसीव हुई। और मैंने सन से जो लाइट रिसीव हुई, सन तो हमारे पास 8 लाइट मिनट्स के फासले पर है, और जो डिस्टेंट स्टार है वो बहुत दूर है फर्ज कर लीजिए। तो उससे जब लाइट हमारे पास पहुंचती है और जो सन से हमारे पास स्टैंडर्ड लाइट पहुंचती है, इसमें हमें रेड शिफ्टिंग मिलती है। रेड शिफ्टिंग बेसिकली वेवलेंथ के बढ़ावे को कहते हैं। तो चूंकि एम्बुलेंस के केस में हमने क्या लॉजिक लगाई कि एम्बुलेंस हमसे दूर जा रही थी,
तो हमें उसकी चुभन वाली फ्रीक्वेंसी, जो चुभती है कानों में, जो पिच उसका जो है साउंड का, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो चुभन जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी चुभन उतनी कम होती जाएगी। एम्बुलेंस के केस में यही हो रहा है। तो फिर अगर उधर से जो हमें लाइट रिसीव हो रही है उसकी भी अगर हमें वेवलेंथ बढ़ती भी महसूस हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी घटती भी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 100% यही कि वो स्टार हमसे दूर जा रहा है। तो इसके अलावा और भी कई वजूहात हो सकती हैं रेड शिफ्टिंग की। ग्रेविटेशन की वजह से भी रेड शिफ्टिंग आती है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो क्या करें, रेड शिफ्टिंग लेकर आ जाए। पर बहरहाल ये इतनी बातें थी जिनसे जो है वो हबल की इस कॉन्सेप्ट को कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग बहुत ज्यादा तकवीत मिलती है। अब हम आगे चलते हैं मजीद, और अगली चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई कि आपकी यूनिवर्स का नसीब डिपेंड करता है किस बात पर, कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्स में से कौन सी चीज जीत जाएगी। तो दो चीजें हैं, यूनिवर्स की एक्सपेंशन है और दूसरा उसकी एक्सपेंशन के अपोजिट में ग्रेविटेशनल पुल है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, ठीक है ना, कि दो चीजें, ग्रेविटेशनल पुल है और एक जो है वो डार्क एनर्जी है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर कि दोनों में से कौन जो है वो एक दूसरे के ऊपर फौकियत हासिल करता है, या एक दूसरे के ऊपर कौन ज्यादा जो है वो कह लीजिए वैल्यू में बढ़ जाएगा। अब हम आगे मजीद चलते हैं, और अगली चीज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का यहां पर जिक्र करने की वजह क्यों पेश आई, क्योंकि ये बात मैंने अब आपको इम्फेसाइज करना है इस बात के ऊपर कि आइंस्टाइन जैसे आदमी से भी ये गलती हुई थी कि उसने जो है वो यूनिवर्स को स्टैटिक मान लिया था। आइंस्टाइन ने जब अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करी थी, जिसमें उसने टेंसर्स के बहुत ज्यादा कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया था, तो उस जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जब उसने एक चीज उसने देखा कि जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जब मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूं तो मुझे जो उसके जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के यूनिवर्स के लिए जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो उसमें यूनिवर्स डायनेमिक हो रही है, स्टैटिक नहीं हो रही। और आइंस्टाइन जैसा बंदा भी इस बात पर बिलीव करता था कि यूनिवर्स, शुरू में बिलीव करता था, बाद में नहीं, आइंस्टाइन जैसा बंदा भी इस बात पर बिलीव करता था कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक है। तो यूनिवर्स को स्टैटिक रखने के लिए उसने अपनी जो इक्वेशन थी, फील्ड इक्वेशन थी, उसके अंदर आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन कहलाती है, EFE कहलाती है। तो आइंस्टाइन ने अपनी उस फील्ड इक्वेशन के अंदर इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को ठूसा था, ताकि जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन का जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसकी इक्वेशन में से, उसको खत्म किया जा सके। या आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि आइंस्टाइन ने जबरदस्ती जो है वो क्या किया, अपनी जो फील्ड इक्वेशन थी उसके अंदर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को डालकर यूनिवर्स को स्टैटिक करवा दिया। बाद में जब हबल की कह लीजिए कॉन्सेप्ट और उसके जो प्रेजेंटेशन, उसने अपनी बातों का, जब उसकी बातें सामने आई तो आइंस्टाइन साहब को जो है वो इस बात को मानना पड़ा कि ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उसने इंट्रोड्यूस करवाया था टू कीप द यूनिवर्स स्टैटिक वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ। बहरहाल आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट तो उड़ गया, रह गया क्या? डेंसिटी पैरामीटर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपकी यूनिवर्स का जो जिंदगी का मामला है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, कि एक्सपेंशन और ग्रेविटेशनल पुल में से कौन जीतता है। इस चीज को हमने समझना है, डेंसिटी पैरामीटर, जिसको हम ओमेगा से शो करते हैं। और ये इतना आसान नहीं होगा समझना, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा इसमें। ओमेगा यानी डेंसिटी पैरामीटर, पहली बात है क्या होती है? डेंसिटी पैरामीटर जो आपकी एवरेज डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स है, उसको जब आप क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स से डिवाइड कर दें तो जो चीज आपको मिलती है उसको कहा जाता है ओमेगा। एवरेज डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कह लीजिए जो अभी डेंसिटी चल रही है यूनिवर्स की, जब आप उसको डिवाइड कर दें किसके साथ? क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स से, तो फिर आपको क्या मिलता है? ओमेगा मिलता है। और ओमेगा की बुनियाद पर हम शेप ऑफ द यूनिवर्स को डिफाइन करते हैं। अब इसको जरा मैं डिटेल में समझा देता हूं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो ओमेगा है ये क्या है? एवरेज डेंसिटी ऑफ यूनिवर्स डिवाइडेड बाय
क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स है। अब देखिए इसमें हमारे पास तीन केसेस हैं। तीन केसेस कौन कौन से हैं? पहला केस है ओमेगा लेस देन 1 हो, दूसरा केस है ओमेगा इक्वल टू 1 हो, और तीसरा केस ये है कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अब हम इन तीनों केसेस को जरा गौर से देखते हैं और इनकी बुनियाद पर मैं अपनी यूनिवर्स की शेप आपके सामने रखूंगा, और यूनिवर्स की शेप की बुनियाद पर फिर हम अपनी यूनिवर्स का इख्तिताम सोचेंगे कि हमारी यूनिवर्स का फाइनल इख्तिताम क्या होना चाहिए। मैं टॉपिक्स को बहुत स्लोली आगे लेकर चल रहा हूं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप बातों को समझें और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एंड ऑफ द यूनिवर्स क्या हो सकता है। देखिए ओमेगा की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ओमेगा की वैल्यू 1 से छोटी होने का मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्ज करिए आपकी क्रिटिकल डेंसिटी 5 है, फर्ज करा हुआ है, और फिल वक्त आपकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है? 4 है। क्रिटिकल डेंसिटी 5 ज्यादा है, ये हुआ कि फिर आपकी जो यूनिवर्स है इसको अभी क्या होना पड़ेगा? ओपन होना पड़ेगा। तो याद रखिए कि जब भी ओमेगा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यूनिवर्स की शेप कैसी होगी? ओपन शेप्ड होगी। अब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रिटिकल डेंसिटी को, एवरेज डेंसिटी अचीव कर चुकी है, और आपकी यूनिवर्स इस केस में ना फैल रही होगी ना सिकुड़ रही होगी, ये कहलाएगी फ्लैट यूनिवर्स, यानी उसकी जो शेप है वो फ्लैट होगी। और तीसरा जो केस है आपके पास वो क्या है? वो ये है कि आपकी ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि फर्ज कर लीजिए 7/5 है, तो 7/5 का क्या मतलब है? होनी चाहिए थी कितनी? 5, लेकिन है 7। इसका मतलब है ज्यादा जो है वो आपकी यूनिवर्स जो है क्या हुई हुई है? कॉम्पैक्ट हुई हुई है। यानी देखिए डेंसिटी 5 चाहिए, आपने 7 कर दी। डेंस माने ठूसा हुआ होना, तो 7 का मतलब ज्यादा ठूस दिया है, इसका मतलब है आपकी जो यूनिवर्स है उसकी शेप कैसी होगी? क्लोज्ड होगी। तो उम्मीद है ये तीन बातें, अगर आपको इतनी इसकी लॉजिक में नहीं पढ़ना है तो मत पढ़े, बस इतना याद रखिए कि सिग्मा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो आपकी जो यूनिवर्स है उसकी शेप को आप क्या मानेंगे? क्लोज्ड। सिग्मा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू अगर 1 होगी तो आपकी जो यूनिवर्स है वो फ्लैट है, और ओमेगा की वैल्यू अगर आपकी क्या है, क्या नाम है, ग्रेटर देन 1 है, तो फिर आपकी जो यूनिवर्स की शेप बनती है वो ग्रेटर देन 1 के ऊपर क्लोज बनेगी। ठीक हो गई यहां तक बात? अब सवाल ये पैदा हुआ शेप ऑफ द यूनिवर्स का एंड ऑफ द यूनिवर्स से क्या ताल्लुक है। वक्त आ गया, क्लाइमेक्स पर पहुंच गया टॉपिक हमारा। हमारे पास मैंने यहां पर 3 थ्योरीज लिखी हैं क्योंकि यही ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा और भी 2 थ्योरीज और भी हैं। एक बिग बाउंस की थ्योरी है, ठीक है ना, बिग स्लर्प की थ्योरी है, पर बहरहाल हमने कहा इन तीनों को डिस्कस कर दें, ये ज्यादा मशहूर थ्योरीज हैं। तो जो पहली 2 थ्योरीज आप देख रहे हैं, बिग फ्रीज और बिग रिप, ये दोनों थ्योरीज इस बात को बेस बनाकर रखी गई हैं। किस बात को बेस बना के रखी गई हैं? कि आपकी जो यूनिवर्स है उसका जो शेप है वो या तो फ्लैट होगा या वो शेप क्या होगा? ओपन होगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा, अगर आपकी यूनिवर्स ओपन है शेप में, ओपन शेप में अब क्या होगा आगे? ओपन शेप में एक है वो यूनिवर्स फैलती जाएगी और फैलती जाएगी और फैलती जाएगी और फैलती जाएगी। तो जब यूनिवर्स इस तरह से फैलती चली जाएगी तो क्या होगा? फिर होगा ये कि जो आपकी स्टार्स हैं और जो आपके बाकी कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। जब वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो फाइनली एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जो स्टार्स हैं उनके पास इतनी गैस भी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि मैटर फैलता चलाएगा फैलता चलाएगा फैलता चलाएगा फैलता चलाएगा, तो फाइनली स्टार्स के पास इतना फ्यूल भी अवेलेबल नहीं होगा पार्टिकल्स के दूर हो जाने की वजह से कि वो उनको फ्यूज करके अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिससे वो अपनी हीट एनर्जी जनरेट करता है वो कंटिन्यू रखे। और जाहिर बात है जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हटेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो अपनी डेथ की तरफ मूव करेगी।
जब एनर्जी अपनी डेथ की, क्योंकि जाहिर बात है पार्टिकल जितने डिसऑर्डर होते हैं, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एनर्जी डेथ का या एंट्रोपी का, एंट्रोपी सिस्टम की उतनी बढ़ जाएगी और वो बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी, लेकिन बहरहाल आखिर में क्या होगा, आखिर में एंट्रोपी सिस्टम की, यानी कि जो सिस्टम का डिसऑर्डर है एनर्जी का और एनर्जी की कमी जो वाकई होती जाएगी, वो उस लेवल पर पहुंच जाएगी कि क्या होगा, आपके पास एनर्जी टेम्परेचर, देखिए एक बात ये याद रखिए, पार्टिकल जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनका टेम्परेचर होता है ज्यादा, और जैसे जैसे पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, एक्सपेंशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, ये आपका एसी का प्रिंसिपल है। जितना ज्यादा आप देखिए, एक बस के अंदर आप 40 बंदे ठूस के बिठा दें, गर्मी पैदा हो जाएगी, और उन्हीं 40 बंदों को एक दूसरे से दूर कर दें तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो भी गिरेगा, जो एनर्जी है वो भी गिरेगी, और एंट्रोपी सिस्टम का डिसऑर्डर या मिस अरेंजमेंट और बढ़ेगा। और लेकिन सारी बात है उसका भी तो एक लेवल है, टेम्परेचर गिरते 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 जब आपका एब्सोलूट जीरो पर पहुंचेगा तो उसके बाद मजीद डिसऑर्डर तो अब हो नहीं सकता, ये डिसऑर्डर का मैक्सिमम लेवल आ गया, और ये वो मुकाम है जहां पर आने के बाद कायनात के अंदर कहा जाएगा कि एनर्जी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होगी और आपकी एनर्जी डेथ क्रिएट हो जाएगी और आपकी एंट्रोपी उल्टा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, जो कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बिल्कुल अगेंस्ट है। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ये कहता है कि एंट्रोपी सिस्टम की यानी डिसऑर्डर या तो जीरो रहता है, बिगाड़ सिस्टम में या तो जीरो रहता है, कुछ करो ही ना आप, या फिर वो बढ़ता है। अगर ये घटना शुरू हो जाएगा तो फ्लक्चुएशन थ्योरम भी यही कहता है कि इस तरह से अगर एक्सपेंशन होती चली गई तो टोटल एनर्जी का वेस्टेज हो के एनर्जी खत्म होने के बाद एंट्रोपी उल्टा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी डेथ की वजह से आपको एक बिग फ्रीज का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, और ये कायनात का एंड होगा। कायनात का एंड क्यों होगा? जब स्टार्स के पास एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की वजह से पार्टिकल अवेलेबल नहीं होंगे जिनको वो फ्यूज करके एनर्जी जनरेट करे, तो वो एनर्जी जनरेट ही नहीं करेगा, और जब वो एनर्जी जनरेट नहीं करेगा तो फिर आपको पता है कि जब एक स्टार एनर्जी जनरेट नहीं करता तो फिर वो स्टार कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में, और ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशंस के कॉन्सेप्ट के तहत एनर्जी निकालता है, और फाइनली ब्लैक होल भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास और आपकी कायनात का इख्तिताम हो जाएगा। दूसरी थ्योरी जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव, हाँ एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं, क्योंकि देखिए नथिंग इज सर्टेन, कुछ नहीं पता अभी तक, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हो सकता है कि एनर्जी तो खत्म हो जाए, लेकिन हमारे पास शायद कुछ और फॉर्म की ऐसी एनर्जी अवेलेबल हो जो फिल वक्त तक हमें पता नहीं और वो हमारी रेस्क्यू को आ जाए, पर बहरहाल अभी तक उसका हमें क्लियर आइडिया नहीं है। आप ये कह लीजिए कि वो ये कहें कि भाई हमारे पास जो है वो क्या एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म अवेलेबल है जो कि इस एनर्जी डेथ को ओवरकम करने की कोशिश करे, तो वो फिर एक अलग मसला है, लेकिन फिल वक्त तक ऐसा नहीं। अगली चीज जो हमारे पास है वो है बिग रिप। बिग रिप क्या है? बिग रिप भी इसी से रिलेटेड है कि आपकी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, अब यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, 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 और ओपन है या फ्लैट है, तो दोनों सूरत हाल के अंदर फिर क्या होगा, आखिर में पार्टिकल एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे कि पार्टिकल्स या एटम्स कह लीजिए उस एक दूसरे से दूर होंगे पहले सारे एटम्स, उसके बाद जो एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे, और जब एटम के अंदर से पार्टिकल एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे तो एटम का भी एंड हो जाएगा, एटम विल रिप अपार्ट, इसीलिए इसको कहा जाता है बिग रिप। पहली थ्योरी कहती है कि पार्टिकल दूर हो गए तो इतनी ज्यादा ठंडक पैदा हो जाएगी कि कायनात कायम नहीं रह सकेगी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पार्टिकल जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो फिर वो इतने दूर हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे कि एटम भी टूट के खत्म हो जाएंगे, और एटम भी जब टूट के खत्म हो जाएंगे तो आपके पास दूर कहीं आप चिराग लेकर निकलेंगे, वैसे तो आप भी नहीं रहेंगे, सारी बात है आप भी एटम से ही बने हुए हैं, लेकिन दूर कहीं चिराग लेकर निकलेंगे तो कहीं आपको एक फोटोन दिख गया, हाँ फोटोन साहब कैसे हैं, कहीं आपको एक न्यूट्राइनो दिख गया, आपने बोला हाँ भाई खैरियत है, किस एटम से बिलोंग करते थे, बोला भाई एक जमाना था जब एटम की कहानियां हुआ करती थी, अब तो अकेले ही घूमते हैं, तो ये भी आपकी यूनिवर्स का इख्तिताम होगा। तीसरी और आखिरी थ्योरी जो कहलाती है बिग क्रंच, और क्रंच कब होता है? जब दो चीजें एक दूसरे के करीब आ जाए, आप लें बिस्किट को और दांतों में दबा दें तो एक तरह का क्रंच ही हुआ ना वो, बहरहाल। अब ये क्रंच की थ्योरी क्या कहती है? क्रंच की थ्योरी इस बात पर बिलीव करती है, पहली चीज तो है कि यूनिवर्स की, ठीक है अभी तो एक्सपेंड कर रही है यूनिवर्स, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि यूनिवर्स अभी एक्सपेंडिंग ही है, आगे चल के उसके साथ क्या होगा वो फिर एक अलग मामला है।
तो अगर ये कहती है कि यूनिवर्स फिल वक्त तो एक्सपेंड कर रही है, लेकिन आगे चल के फर्ज करें यूनिवर्स क्लोज्ड है, तो अगर यूनिवर्स आगे चलकर क्लोज्ड है यानी इलिप्टिकल शेप में है, इलिप्स कैसा होता है, स्टार्ट हुआ और फिर एक जगह जाकर एंड हो जाता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, बिग बैंग इसका स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। अब ये एक्सपेंडिंग फेज में है, फिर उसके बाद जब ये जाकर आगे एक दूसरे से मिलेंगी, अब उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर जाकर आपके पास ये होगा कि आपके पास बिग करंट आएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा ये कि अब जब ये पार्टिकल्स पहले अभी तो फैल रहे हैं, फैलते 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 जब एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे, जब करीब आना शुरू होंगे तो आप क्या समझते हैं, ये तो दोबारा आप वहीं पहुंच गए जहां पर बिग बैंग थ्योरी से आप शुरू हुए थे, तो ये तो वही स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो जब इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आप दोबारा जाकर पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, एक बिग बैंग का वाकया दोबारा रूनुमा होगा और आप समझ लीजिए कि आपकी एक नई यूनिवर्स की इब्तदा हो जाएगी। यानी ये वाली यूनिवर्स यहां से शुरू होकर यहां खत्म हुई और खत्म होने के बाद बिग क्रंच हुआ। ये कब होगा, जब यूनिवर्स का पाथ आगे जाकर क्लोज हो जाए। और ऐसा कब होगा, ऐसा उसी वक्त होगा जब आपकी ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, कि वो क्रिटिकल डेंसिटी से भी ज्यादा पर आ जाए। तो ये पहुंच के जब क्रिटिकल डेंसिटी, जब ये अपने एंड पर पहुंचेगी ये यूनिवर्स, यानी कायनात यहां से शुरू हुई, इलिप्टिकल पाथ में गई, वहां जाकर दोबारा मिल गई। एक तो तरीका ये था कि ये यूं फैलती चली आती ओपन यूनिवर्स, दूसरा तरीका ये था कि शुरू में ओपन बाद में फिर फ्लैट हो गई, और तीसरा तरीका ये कि ये ओपन, ये पहले तो बिग बैंग थ्योरी की वजह से फूली और उसके बाद फिर ये क्लोज फाइनल इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तो यहां जाने के बाद तमाम तर मैटर एक दूसरे के अंदर क्रंच कर दिया जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर एक दोबारा बिग बैंग होगा। और जब दोबारा बिग बैंग होगा तो एक नई यूनिवर्स की फिर दोबारा से क्या होनी चाहिए, इब्तदा होनी चाहिए। इसीलिए ये जो बिग क्रंच है इसको लेकर बहुत सारे लोग ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी भी पेश करते हैं। ऑसिलेशन जैसे क्या मुराद है, अपने आप को दोबारा दोबारा रिपीट करना। तो उम्मीद है इस ट्यूटोरियल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपकी यूनिवर्स की 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं या 3 इख्तिताम प्रेडिक्ट किए जाते हैं। पहला इख्तिताम, यूनिवर्स इतनी फैल जाए, इतनी फैल जाए, इतनी फैल जाए, इतनी फैल जाए कि सारी एनर्जी ही खत्म हो जाए और वो एब्सोल्यूट जीरो के लेवल पर आ जाए। जब एनर्जी नहीं होगी, सितारों के पास एनर्जी नहीं होगी, तो लाइफ और यूनिवर्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, सब खत्म हो गया। दूसरा क्या, दूसरा ये कि आपके पास जो है वो यूनिवर्स एक्सपैंड होते 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 उसका जितना भी सारा एटम है और जितने सारे पार्टिकल्स हैं वो सब टीयर अपार्ट हो जाएं, सब रिप अपार्ट हो जाएं और सारा मैटर जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपको इक्का दुक्का न्यूट्राइनो शूट्राइनो एक दूसरे से देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स हो रही है। ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। और तीसरा ये था कि ठीक है फिल वक्त एक्सपेंड कर रही है, लेकिन उसके बाद जाकर आगे जब दोबारा क्लोज होगी तो ये बिग क्रंच होगा और बिग क्रंच एक नए बिग बैंग की क्या करेगा, इब्तदा करेगा और एक नई यूनिवर्स को पैदा करेगा। तो उम्मीद है आज के ट्यूटोरियल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारी कायनात का आखिर फेट क्या है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इन तमाम चीज़ों में भी जो भी ये प्रिडिक्टेड मॉडल्स हैं इनमें बिलियंस ऑफ ईयर्स फिल वक्त बाकी हैं। तो जब तक आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को, ठीक है। बहरहाल तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। अस्सलाम वालेकुम।